हेलो प्यारे दोस्तों, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। और प्राचीन इतिहास की इस कड़ी में आज हम देखेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश बोलते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और ये प्राचीन हिस्ट्री का या कह सकते हैं प्राचीन इतिहास का ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम मिडिएवल हिस्ट्री में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश, जिसमें हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी नींव क्या रहती है। और कल का हमने टॉपिक ख़त्म करा था गुप्त साम्राज्य के बारे में यानी गुप्त वंश के बारे में, तो उसको ख़त्म करने के बाद में आज हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। पुष्यभूति वंश, ठीक है दोस्तों। चलिए, पुष्यभूति वंश की अगर हम बात करें तो यानी इस वंश का जो संस्थापक है जिसका नाम था पुष्यभूति, और राजधानी क्या थी इसकी तो आप बताओगे। थानेश्वर राजधानी थी जो कि हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है। वर्धन वंश के जो अन्य शासक रहे हैं उनमें से आप देखो तो नरवर्धन और आदित्य वर्धन नाम के ये शासक हैं। इनके बारे में अगर हम देखें तो एक और है जिनका नाम है प्रभाकर वर्धन। इन्होंने उपाधि धारण की थी हूड़ केसरी। क्या? हूड़ केसरी की उपाधि धारण की थी, जो कि बाणभट्ट की एक पुस्तक है हर्षचरित। इसके अनुसार इसमें बताया गया है कि जो प्रभाकर वर्धन है इन्होंने हूड़ केसरी की उपाधि धारण की। प्रभाकर के जो पुत्र रहे हैं उनका नाम है, एक का नाम है राज्यवर्धन, दूसरे का नाम है हर्षवर्धन। दोनों ही बड़े तेजस्वी लोग हैं, दोनों ही तेजस्वी राजा थे। यानी कि राज्यवर्धन इनका बड़ा पुत्र है और हर्षवर्धन छोटा पुत्र है। राज्यवर्धन की मृत्यु भी हो जाती है। प्रभाकर की एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री है, बहुत ही चर्चित नाम है राजश्री। इनकी जो शादी है वो मोखरी वंश के एक शासक है गिरवर्मन, इनसे कर दी जाती, जो कि कन्नौज पर इनका शासन था। तो उससे शादी हो जाती है मोखरी वंश के राजा से। ठीक है, पत्नी और जो प्रभाकर की पत्नी थी उनका क्या नाम है तो आप बताओगे, यशोमती है। क्या नाम है उनका? यशोमती है। तो अभी आपने देखा जो राजश्री हैं, राजश्री की शादी हो जाती है मोखरी वंश के जो राज शासक हैं उनका नाम है गिरवर्मन, उनके साथ में हो जाती है जिनका कब्जा था कन्नौज पर। और वहीं देखें कन्नौज यानी कि एक तरह का एक सेंटर पॉइंट रहता है पूरे भारतवर्ष का देखें तो। हाँ, और जो यशोमती है वो इनकी प्रभाकर की पत्नी हो जाती हैं। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई और इनकी पत्नी जो है यशोमती ने सती व्रत का पालन किया था, यह इतिहास में देखने को मिलता है। यानी कि ये सती हो जाती हैं अपने मतलब उनके पति की मृत्यु के बाद में। तो इसके बाद जो अगला शासक है वो आता है राज्यवर्धन, यानी कि अब इनका पुत्र राज्यवर्धन जो कि बड़ा पुत्र था, अब इनका शासन शुरू होता है। ठीक है, बड़े पुत्र का शासन शुरू होता है। तो गिरवर्मन की हत्या हो जाती है, देवगुप्त ने की थी। किसने? तो गुप्त साम्राज्य का यानी देवगुप्त ने की थी, जो कि मालवा का शासक था। मालवा कहाँ पर है? यानी एमपी में है। और देवगुप्त ने राजश्री को कन्नौज के कारागार में डाल दिया था। वहीं से देवगुप्त यानी गिरवर्मन की हत्या हो जाती है देवगुप्त के माध्यम से, और वहाँ से वो राजश्री को ले जाते हैं, यानी कि राजवर्धन की जो बहन थी वो ले आते हैं और उसे कारागार में डाल देते हैं। कन्नौज के कारागार में डाल दिया और कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद में अगर देखें तो राजवर्धन जाते हैं, आक्रमण कर देते हैं और इसके बाद में राजवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। और राजवर्धन की हत्या जो की है वो शशांक ने, ठीक है, शशांक ने इस राजवर्धन की हत्या कर दी और उसके बाद में राजश्री कन्नौज के कारागार से भागकर विंध्य के जंगलों में चली गई थी। ठीक है, राजवर्धन की हत्या हो जाती है। राजवर्धन पहले हत्या कर देते हैं देवगुप्त की, देवगुप्त का बदला लेने के लिए शशांक उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, राजवर्धन की। और राजवर्धन की हत्या होने के बाद में और जो राजश्री थी यानी उनकी बहन थी, ठीक है, वो वहाँ से भाग जाती हैं, भागकर विंध्य के जंगलों में चली जाती हैं। ठीक है, अब इनकी खोज में निकल पड़ते हैं हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन का राज तिलक होता है 606 से 606 में, और इनका शासन चलता है 647 तक। ठीक है, इनका अन्य नाम भी है, शिलादित्य के नाम से इनको जाना जाता है, वैनसांग, जो कि वैनसांग के अनुसार है। और शशांक की हत्या कर देते हैं हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जाते हैं उन्होंने, क्योंकि शशांक ने राजवर्धन की हत्या की थी जो कि हर्षवर्धन के भाई थे, तो उसका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन अपने भाई की हत्या का बदला लेते हैं शशांक से और शशांक की हत्या कर देते हैं। इसके बाद में गौड़ का शासक था शशांक। कहाँ का? तो गौड़ का। ठीक है, गौड़ का शासक था जो कि बंगाल में है। इसी ने बोधि वृक्ष को कटवाया था, ये बात आपको नोट करनी है। यानी कि जो शशांक था जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था, जिसके नीचे यानी बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ था,
और वहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जो कि वेन-सांग के अनुसार इस बात का पता चलता है। वेन-सांग के अनुसार यह चीनी यात्री था, जो बताता है कि हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। हर्षवर्धन की किताब होती है, एक है प्रियदर्शिका। क्या है? प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की किताब है। और नागानंद रत्नावली, ये भी हर्षवर्धन की किताब है। हर्षवर्धन के समय पर 2 बौद्ध सम्मेलन कराए जाते हैं, एक प्रयागराज में, दूसरा होता है कन्नौज में। तो इसके बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी, अब पूरा जो क्षेत्र है, पहले राजधानी थी थानेश्वर, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अब इन्होंने देखा कि जो उनकी जो बहन का जो यानी ससुराल था, यानी कि राजश्री का जो ससुराल था वो था कन्नौज। तो उन्होंने कन्नौज के राजा का गृहबर्मन की हत्या हो जाती है, राजश्री भी विधवा हो जाती हैं। ठीक है। और तो हर्षवर्धन अपनी जो राजधानी यानी जो कन्नौज है, वो पूरा क्षेत्र हर्षवर्धन के कंट्रोल में आ जाता है। तो हर्षवर्धन अपनी थानेश्वर से राजधानी कन्नौज ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। हर्षवर्धन दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु की मदद से अपनी बहन राजश्री को खोज निकालना था। ठीक है ना। तो एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था दिवाकर। ठीक है, दिवाकर मित्र। तो इनकी मदद से ये अपनी बहन को खोज निकालते हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे जो वेन-सांग था, इनके जो मतलब वेन-सांग था, इनके समय पर एक यात्री था, चीनी यात्री। ठीक है। तो इसका ओरिजिन नाम की अगर बात करें तो जुआनजांग। ठीक है, जुआनजांग नाम से मिलता है। ठीक है, अन्य नाम। और अन्य जो नाम है वो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार था, नीति का पंडित था, यानी इसे नीति का ज्ञान बहुत ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था और ये तीर्थ यात्रियों का राजकुमार था, क्योंकि इसे घूमने फिरने का बड़ा शौक था। तो इसने पूरे भारत भ्रमण किया था, तब ये बताता है। ठीक है ना। यह जो वेन-सांग था, यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वेन-सांग 630 से 629 में, कभी कहीं 630 लिखा होता है, कहीं 629, और आया था। 15 वर्षों तक लगभग ये भारत में रहता है। ठीक है। और पूरे भारत का भ्रमण करता है। ये चीनी यात्री था। इसकी शिक्षा क्या थी? तो इसने शिक्षा ग्रहण की थी नालंदा विश्वविद्यालय से। और ये पुस्तक लिखता है वेन-सांग, यानी कि CU की, फायन फुयू की लिखता है, और वेन-सांग है वो CU की लिखता है। ठीक है ना। फायन वेन-सांग, सांग सा से मतलब सी और सी से मतलब CU की। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे। और फायन है ना, फायन जो है फुयू की लिखता है, फायन F4 फा और F4 यानी फुयू की। ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। वेन-सांग है ना, वो सांग यानी कि CU की पुस्तक लिखता है, फायन फुयू की लिखता है। ठीक है। ये अपने साथ बौद्ध ग्रंथ ले गया था, क्योंकि इसके देश में जो चीन में देखेंगे तो वहाँ भी बौद्ध धर्म है। तो ये अपने साथ अनेक बौद्ध ग्रंथ ले गया था। और इसने भीनमाल की भी यात्रा की थी, भीनमाल। ठीक है, भीनमाल की यात्रा इसने की थी। है दरबारी विद्वान और कौन कौन थे हर्षवर्धन के समय पर? तो आप बताओ। बाणभट्ट, इनकी जो किताब है हर्षचरित्र और कादम्बरी, पार्वती परायण, ये इंपॉर्टेंट किताब है। हर्षचरित्र भी है। ठीक है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशी द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ठीक है, हर्षवर्धन का ये, और इसका विवरण कहाँ मिलता है? युद्ध का जो विवरण है वो ऐहोल अभिलेख में, जो कि कर्नाटक में, वहाँ मिलता है। और इसकी रचना किसने करी? तो आप बताओगे, रवि कीर्ति नाम के व्यक्ति, रवि कीर्ति ने इसकी रचना की थी, है ऐहोल अभिलेख की। यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। किसका है? तो आप बताओ। पुलकेशिन द्वितीय का। और इसी में ब्यौरा मिलता है जिसमें हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। इस युद्ध को जीतने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी? परमेश्वर की। अपने आप को परमेश्वर बोलने लगा। हर्षवर्धन के उत्तर भारत, हर्षवर्धन को यानी कि हर्षवर्धन को उत्तर भारत या प्राचीन इतिहास का अंतिम हिंदू राजा माना जाता है। हालांकि ये बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और इस कड़ी में से कह सकते हैं कि ये अंतिम हिंदू राजा भी है, यानी कि नॉन मुस्लिम और अन्य जो धर्म थे उन्हें न मानने वाला। ठीक है। इसका जो विवाह का उल्लेख है, मैरिज, अब बात करते हैं जो मैरिज यानी विवाह, प्राचीन इतिहास में विवाह कैसे होते थे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेहद इम्पोर्टेंट है, खास भी है आपके लिए। विवाह की बात करें, मैरिज की बात करें, तो अब बात करते हैं मैरिज की है। तो प्राचीन भारत में मैरिज कैसे कैसे होती थी, तो उनके बारे में इनका जो उल्लेख है स्मृति ग्रंथों से पता चलता है। और मुख्य स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। मनुस्मृति में जो विवाह का उल्लेख है वो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं।
प्रथम 4 प्रशंसित हैं, यानी कि इनकी प्रशंसा की गई, और अंतिम जो 4 हैं वो अप्रशंसित हैं, यानी निंदनीय है। ये विवाह या निंदनीय है, इनकी कोई प्रशंसा नहीं की जाती क्योंकि ये गलत तरीके के विवाह माने जाते हैं। और जो प्रथम 4 विवाह हैं वो लीगल हैं, एकदम अच्छे से विवाह हैं, ठीक ठाक तरीके के माने जाते हैं। तो उन विवाह की बात करते हैं, कैसे कैसे शादियाँ होती थी पुराने समय में। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कुछ विवाह के बारे में भी, क्योंकि राजा महाराजाओं ने काफ़ी विवाह किए थे, तो उनके बारे में जो बताया जाता है तो वो किस प्रकार के विवाह किए थे आप समझ सकते हैं। और जो निंदनीय हैं या फिर प्रशंसित हैं उनके बारे में भी आप जान जाएंगे। तो अश्वलायन, गृह सूत्र, गौतम धर्मसूत्र, बोधायन धर्मसूत्र आदि में भी उल्लेखित है विवाह के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ ग्रंथ भी हैं इनमें भी, जैसे कि अभी आपने स्मृति में देखा, जैसे मनुस्मृति है तो मनुस्मृति में विवाह के बारे में बताया गया है, और अन्य जो धर्मशास्त्र हैं उनके बारे में भी विवाह के उल्लेख है वो किया गया है। तो पहला विवाह की बात करते हैं जिसे बोलते हैं ब्रह्म विवाह। क्या है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह है ना, ये बंधज्ञ व शीलवान वर को आमंत्रित कर किया जाता है और उपहार आदि के साथ कन्या प्रदान करना है, ये ब्रह्म विवाह है, ठीक है। तो ब्रह्म विवाह आपने देखा बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि ये शीलवान बंधज्ञ, ठीक है, शीलवान जो आदर्शों से भरा हुआ व्यक्ति हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है और उपहार भी उसे दिए जाते हैं। इसके साथ साथ कन्या प्रदान की जाती है और विवाह संपन्न करा दिया जाता है। तो ये होता है ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह है देव विवाह। क्या बोलते हैं? तो देव विवाह है दूसरा, और इस देव विवाह में इसे सफलतापूर्वक, यानी कि सफलतापूर्वक अनुष्ठानिक यज्ञ पूर्ण करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो अनुष्ठानिक यज्ञ किया जाता है तो उसके साथ में या पुरोहित के साथ में कन्या का विवाह कर दिया जाता है। तो ये है देव विवाह, ठीक है, यानी कि जो पुरोहित है उसके साथ में विवाह करना, ठीक है, ये देव विवाह बोला जाता है। नंबर 3 है आर्ष विवाह। क्या है? आर्ष विवाह। इस विवाह का मतलब क्या है? इस विवाह में कन्या का पिता, यानी कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में उससे एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता है। यानी कि एक पिता है वो अपने वर से, यानी वो जिससे शादी करता है जिस लड़के से, तो उससे एक अपेक्षा करता है कि वो एक जोड़ी गाय और बैल दे, ठीक है, प्राप्त करता था, ताकि यज्ञ के क्रियाएं संपन्न कर सके। जो यज्ञ कराने की जो क्रियाएं होती हैं विवाह के समय, तो वो क्रियाएं मतलब संपन्न हो सकें, और बाद में फिर इन्हें लौटाना होता था, ठीक ना। बाद में इन्हें को, यानी वर को ये गाय की जोड़ी और बैल की जोड़ी वापस करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, और इसकी अगर बात करें प्रजापत्य विवाह की, तो इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को, यानी कि वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। और ये आज भी प्रचलित है, जैसा कि आप देखते हैं आज भी जो शादियाँ होती हैं अरेंज मैरिज बोलते हैं, तो वो यही है प्रजापत्य विवाह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आज भी जो लड़की का पिता है वो ये अपेक्षा करता है और ये आदेश के रूप में देता है कि तुम दोनों जने अब आज से आप लोग जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपना जो जीवन है आगे का गृहस्थ जीवन है उसे, यानी उसका जो निर्वहन है वो अच्छे से करें, सामाजिक और धार्मिक जो कर्तव्य हैं उनके वो पूर्णतः निभा सकें, ठीक है ना। तो ये उनसे उम्मीद की जाती है और ये इस प्रकार का आदेश भी दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 5, वो उसे बोलते हैं आसुर विवाह या असुर विवाह भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं, ठीक है। यानी कि जो कन्या का पिता कह सकते हैं निर्धन होता है, और वो अपने एक प्रकार से एक लड़की का सौदा करते हैं और डायरेक्ट अपनी लड़की को धन देकर धन के बदले में उससे शादी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है, और ये वाला विवाह है ना आसुर विवाह आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट ये विवाह है गंधर्व विवाह, ठीक है। गंधर्व विवाह ये भी प्रचलित है और ये आज के समय में भी प्रचलित है ये विवाह, ठीक है, जिसे आज का जो टूटा फूटा इसका रूप उसे बोलते हैं प्रेम विवाह, ठीक है, लव मैरिज कह सकते हैं। यह प्रणय विवाह था जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर और कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते थे। राजपूत युग में कमोवेश इसी का रूप स्वयंवर विवाह था, ठीक है। यानी कि थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देख सकते हैं, जैसे कि जो स्वयंवर विवाह है
वो राजपूत युग में जो राजपूत लोग थे वो अपना स्वयंवर अपनी पुत्रियों का बहन का या स्वयंवर रचते थे, तो वो भी इसी का एक टूटा फूटा रूप है जिसे आप देख सकते हैं। आधुनिक समय में इसका और भी बिगड़ा हुआ रूप है, जैसे कि लव मैरिज जिसे बोलते हैं, और चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ऐसा सिस्टम है लव मैरिज का। 2-3 महीने हुए और उसके बाद में एक दूसरे में शादी कर लेते हैं। ये पहचान किए हुए 2-3 महीने होते हैं मुश्किल से, और उसके बाद में शादी हो जाती है। और भी कुछ है, यानी कि अब इंटरनेट पर भी ये विवाह होने लगे हैं इस प्रकार के, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से अब लोग इंस्टाग्राम का बड़ा प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी के माध्यम से एक दूसरे को पसंद करते हैं, बाद में शादी तक बातें बढ़ जाती हैं और पता चलता है फिर कुछ दिन बाद कोर्ट तक बातें पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ये विवाह था गंधर्व विवाह, ठीक है। यानी कि जो इसका राजपूत युग में भी कमोबेश देख सकते हैं, राजपूत युग में भी स्वयंवर था, ठीक है। यानी स्वयंवर में लड़की को बोला जाता था अपने हिसाब से अपने वर को चुन ले, स्वयंवर, ठीक है। स्वयं का वर चुन ले जो उन्हें पसंद हो उस लड़की को, ठीक है। या फिर कोई प्रतियोगिता रख दी जाती थी, उस प्रतियोगिता को जो जीतेगा वो फिर उससे उस लड़की से विवाह कर लेगा, ठीक है। और उसमें राजा महाराजा के समय पे जो गंधर्व विवाह था वो जाते थे युद्ध वगैरह में, तो उन्हें किसी लड़की से प्रेम हो जाता है तो फिर रास्ते में वो विवाह कर लेते थे या उससे विवाह करके ही ले आते थे, ठीक है। तो ऐसा चलता रहता था, तो ये देखते थे। यानी कि इसके बाद है राक्षस विवाह, ठीक है। इसके बाद कौन सा विवाह है जिसे बोलते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, इसमें क्या होता है, बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये राक्षस विवाह है। अगर शादी के लिए कोई तैयार ना हो लड़की तो वह जाओ तुरंत देखा बलपूर्वक उसे वहाँ से उठा लाओ, तो ये विवाह क्या कहलाता है, तो राक्षस विवाह कहलाता है, ठीक है। और उसका विवाह का जो उल्लेख है वो आप महाभारत में भी देख सकते हैं, जहाँ पर यानी कि दुर्योधन जाता है तो बलपूर्वक लड़की से शादी कर लेता है, ठीक है। और राक्षस विवाह कई जगह पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैचास विवाह। पैचास विवाह मतलब ये और ज़्यादा मतलब निकृष्ट है। ये निकृष्टम सर्वत्र निंदनीय विवाह माना जाता है। इस पर बल छल इत्यादि या अचेत सोती हुई ये पागल मदमस्त कन्या के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित करता था, ठीक है। यानी कि इसमें गलत तरीके से या गलत तरीके से लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना, ठीक है। सोती हुई लड़की के साथ में पागल मदमस्त तरीके से, या उसे शराब आदि इत्यादि का सेवन करा के बेहोशी में उसके साथ हम गलत काम करना और उसके बाद में फिर पता चल जाए तो उसके बाद में शादी करना, ठीक है। ये जो विवाह है वो 50 विवाह के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस विवाह की संख्या थी वो 50 विवाह दी गई है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें आज की क्लास में, और हमने आज की क्लास में जो प्राचीन हिस्ट्री है हमने प्राचीन हिस्ट्री को आज ख़त्म कर दिया है। अब इसके बाद जो क्लासेस चलेंगी वो हो सकता है मीडिएवल हिस्ट्री हो या फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री को भी जो चल रही क्लास हैं उसे भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इसके साथ साथ आप अपना जो फीडबैक है वो हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में, आज के लिए इतना ही। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, ठीक है। आप अपना ख्याल रखें हैं। जय हिंद।